हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दिया है फिजिक्स में। उन सब के वीडियो आपके देखने के बाकी है तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, उनमें से आपको मिल जाएगा। ओके। और ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहां से आप ले सकते हो। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और ये जो भी वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके। चलो, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज हम 10 से 11 थियरी, 8 से 10 थियरी तो मिनिमम लेंगे हम। ओके। मैं ऐसा सोचता हूं कि 2 लेक्चर में हम टोटल थियरी ले लें, और दूसरे 2 लेक्चर में एक लेक्चर हम इलस्ट्रेशन के लिए लेंगे, एक लेक्चर हम एक्सरसाइज के लिए लेंगे। तो 4 या 5 लेक्चर में हम पूरा ये लेसन खत्म कर देंगे। ओके। तो चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण क्रिएट होता है? स्टैटिक चार्जेस के कारण। जो स्टेडी होते हैं चार्जेस, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। आज हमें क्या पढ़ना है? मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? मूविंग चार्जेस। यहाँ पर मूविंग चार्जेस है। अगर मूविंग चार्जेस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर स्टेडी चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ई से, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से, कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की इफेक्ट हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उससे हम इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। ओके, लीनियर होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? सर्कुलर शेप में होती है, लूप शेप में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म में होती है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी क्या है? सेंटर एक ही होता है, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके। तो आज हम मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के बारे में तो आपने सुना है। मैग्नेट का मैग्नेटिज्म होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेट को 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। उसकी नजदीक कोई भी आयन ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो वो उसको क्या कर देंगे? अट्रैक्ट कर देंगे। तो वो अट्रैक्ट क्यों होता है? ड्यू टू द मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यानी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट लगती है। ओके। तो उसके बारे में हमें यहाँ सब पढ़ना है। और सबसे पहले यहाँ पर किस साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया, और कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए, कैसे 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 ऑब्जेक्ट से अलग अलग डिफरेंट तरह के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए, वो सब यहाँ पर पढ़ने हैं हमें। ओके। तो हम पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में से ऑलमोस्ट कोई थियरी प्रॉपर तो नहीं आती है, लेकिन उसमें से कई सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं, और वो पूरा चैप्टर का बेस होता है। तो वो सब तो हमें क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे की थियरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले तो हम 2-3 पेज तो हमारे ऐसे ही इंट्रोडक्शन के हैं, और उनमें से कहीं में मैंने ऐसी एक भी लाइन नहीं छोड़ी है कि जहां से एमसीक्यू निकल सकता है, और मैंने इंट्रोडक्शन में इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो आपको ये एकदम प्रॉपरली तैयार करना है। तो चैप्टर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहां पर डेनिस फिजिक्स हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, ये पूरा नाम है, हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। और वो कहाँ के? ये जो फिजिसिस्ट है वो कहाँ के है? डेनिस। डेनिस वो जैसे हमारा इंडिया है वैसे वो डेनिस के थे। ओके। कौन? हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। नोटिस दैट, उन्होंने क्या नोट डाउन किया? अ करंट इन अ स्ट्रेट वायर। अगर कोई स्ट्रेट वायर है उसमें करंट पास होता है तो क्या क्रिएट होता है? कॉज्ड नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन अ नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल।
वो ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई वायर है उसमें से करंट पास होता है और उसके नजदीक कोई मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी हुई है, तो जैसे ही इसमें से करंट पास होगा तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा, उसमें मूवमेंट होगी, उसमें इसकी इफेक्ट दिखेगी। तो वो इफेक्ट किसके कारण हुई? तो जब भी करंट पास होता है तो उसके अराउंड, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। और ये सबसे पहले नोटिस किसने किया? तो हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। वो कहाँ के थे? डेनिश के थे। ओके, तो पहला हमारा पॉइंट हुआ डेनिश फिजिसिस्ट हान क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड noticed that a current in a straight wire caused noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle. मैग्नेटिक कंपास नीडल तो आपने देखा है ना? ओके, अगर आपको प्रॉपरली याद नहीं है तो आप गूगल या किसी यूट्यूब में ऐसे उसकी इमेज निकाल के भी आप देख सकते हो। ओके, अब देखो, तो पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा, वेन द करंट इज लार्ज, अगर आप करंट को लार्ज अमाउंट में कर दो तो क्या होगा? द डिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी लार्ज। अगर करंट ज्यादा होगा तो उसकी इफेक्ट ज्यादा होगी, उसकी इफेक्ट यानी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बढ़ेगा, यानी कि जो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है उसका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। थोड़ा सा मूवमेंट होता है तो अगर ज्यादा करंट है तो उससे ज्यादा मूवमेंट होगी, ज्यादा और स्पीडीली। ओके, तो वही बोलते हैं, ये दूसरा नोटिस किया है। ये देखो, ये कैसे कैसे नोटिस करते हैं, कैसे कैसे वो कंक्लूजन निकालते हैं। अगर हम करंट को ज्यादा करते हैं तो ये जो कंपास नीडल है उसका डिफ्लेक्शन यानी मूवमेंट, डिफ्लेक्शन यानी क्या हुआ? मूवमेंट। मूवमेंट भी कैसा हो जाएगा? लार्ज मूवमेंट हो जाएगी। उसका डिफ्लेक्शन यानी मूवमेंट। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड पर करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी जो इफेक्ट मैग्नेटिक कंपास को लगती है उसके कारण उसमें डिफ्लेक्शन दिखता है। ओके, तो दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था कि स्ट्रेट वायर है उसमें से करंट पास होता है तो मैग्नेट, उसके नजदीक रखी हुई मैग्नेटिक कंपास नीडल में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। अब डिफ्लेक्शन बढ़ेगा कब? तो जब हम करंट को ज्यादा करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। इफ डिरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज देन डिरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी चेंज। अगर आप करंट की डिरेक्शन चेंज करोगे तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है उसकी भी डिरेक्शन चेंज हो जाएगी। सपोज मान लो कि यहां वायर है, ओके, और यहां पर ये नीडल है। अगर करंट ऊपर की साइड जा रहा है तो मान लो कि नीडल ऐसे हुई, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, नीचे की ओर कर देता हूं, तो नीडल वापिस हो जाएगी ऐसे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि एक डायरेक्शन में अगर ऐसी हुई तो दूसरी डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन भी अब ऐसी आई थी, अब ऐसी हो जाएगी। तो उसका डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। अगर कोई एक डायरेक्शन में करंट है और नीडल ऐसे हुई तो इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज करने से वो भी वापिस उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। समझ आ गया? तो उसने 3 पॉइंट नोटिस किए। पहला क्या पॉइंट नोटिस किया कि कोई स्ट्रेट वायर है उसमें से करंट पास करते हैं और उसके नजदीक हमने मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी हुई है, तो उसमें हमें नोटिसिएबल डिफ्लेक्शन, हमें पता चले ऐसा क्लियरली मूवमेंट दिखेगा। डिफ्लेक्शन यानी उसका मूवमेंट होना नीडल का। दूसरा क्या पॉइंट नोट डाउन किया कि करंट बढ़ाओगे तो उसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। तीसरा क्या नोटिस किया? तो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो 3 पॉइंट हुए। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द कंक्लूजन्स ऑफ
हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने जो जो अवलोकन किए हैं, जो जो नोटिस किया है, जो जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला है, वो लिखो। ओके, तो ये आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ओके, अच्छा, ये इसके बाद एक नया एमसीक्यू के लिए एक नया पॉइंट है कि रेडियो वेव्स सबसे पहले किसने डिस्कवर किए। ये जो रेडियो वेव्स है उसको डिस्कवर किसने किए? हर्ट्स। हर्ट्स ने क्रिएट की। सबसे डिस्कवर किसने किया कि उसको नेम किसने दिया कि ये रेडियो वेव्स है? तो हर्ट्स ने। लेकिन उसका फर्स्ट टाइम यूज किसने किया, प्रोड्यूस किसने किया? तो प्रोड्यूस बाय जेसी बोस एंड जी मार्कोनी। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि रेडियो वेव्स का सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया? तो हर्ट्स ने किया। और उसको प्रोड्यूस किसने किया? तो जेसी बोस एंड जी मार्कोनी। ओके, तो यहां पर हमें कौन कौन सा पॉइंट नोटिस हमने किया? तो पहला पॉइंट देखो, जो पहले तो हमें इसका नेम याद रखना है। जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट का नेम क्या है? तो हमने तो पहले साइंटिस्ट का नेम याद रखना है कि हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। ओके, अच्छा, उसने क्या किया? अगर करंट लार्ज है तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? लार्ज। करंट लार्ज तो डिफ्लेक्शन भी लार्ज होगा। ओके, तो करंट लार्ज, यहां पर अगर मैं करंट को लार्ज करता हूं, अगर मैंने करंट को लार्ज किया तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी लार्ज। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन यहां पर, यानी हमें ये पूरा याद नहीं रखोगे ना तो लार्ज, हमें पॉइंट इतने सारे ऐसे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं कि हमें पॉइंट याद रखना है ना, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिर्फ लार्ज वाला पॉइंट ऐसा याद रखो कि लार्ज। पहला पॉइंट कौन सा है? हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड का। दूसरा पॉइंट क्या है? लार्ज। अगर करंट लार्ज करोगे तो डिफ्लेक्शन भी लार्ज होगा। ओके, तीसरा पॉइंट में क्या है? चेंज करवाना है। क्या करवाना है? डायरेक्शन चेंज करवाना है। ओके, तो डायरेक्शन चेंज, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज। तो यहां पर जो चेंज है उसको हमें कंसंट्रेट करना है। ओके, तो यहां पर चेंज क्या करते हैं तो क्या होता है? ओके, वो पॉइंट है। यहां पर डिस्कवर्ड क्या किया, यहां पर क्या डिस्कवर्ड किया वो यहां पर नोट डाउन करना है। तो डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड क्या किया और प्रोड्यूस, डिस्कवर किसने किया और प्रोड्यूस किसने किया? तो इतने इतने पॉइंट आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं। पहला पॉइंट में क्या? हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। दूसरे में क्या लार्ज करोगे तो क्या लार्ज होगा? करंट लार्ज करोगे तो आपका डिफ्लेक्शन भी लार्ज होगा। जो थर्ड पॉइंट है उसमें आप क्या चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। और जो फोर्थ वाला पॉइंट है उसमें रेडियो वेव्स को किसने डिस्कवर किया? तो हर्ट्स ने। और उसको किसने प्रोड्यूस किया? तो जेसी बोस एंड जी मार्कोनी। ओके, तो पहले तो आपको इतना याद रखना है। उसके बाद दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। यस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। यहां पर आपको कंसंट्रेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्लेन से ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है।
मान लो कि ये प्लेन है, तो परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये क्या हुआ, कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन, यहां गोइंग इनसाइड द प्लेन। तो अगर ऐसा है तो किस सिंबल से हम इंडिकेट करेंगे? अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से परपेंडिकुलर तो है लेकिन गोइंग इनसाइड है, तो कैसे हम इंडिकेट करेंगे? तो वो देखना है। देखो, इफ इट इज इमर्जिंग आउट, बाहर निकलता है, फ्रॉम द प्लेन, अगर वो प्लेन से बाहर निकलता है, देन इट इज डिनोटेड बाय डॉट करके सर्कल सर्कल करना है। ये तो फुल स्टॉप है, ये नहीं, सिंबल क्या करना है, डॉट करके राउंड करना है आपको। डॉट करके राउंड किया है, उसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और इमर्जिंग आउट, कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन, प्लेन में से बाहर निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा दर्शाता है। इस सिंबल का मतलब ये हुआ। तो हमें इमर्जिंग आउट का सिंबल याद रखना है। किसका सिंबल याद रखना है? इमर्जिंग आउट। तो उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट है तो कैसा सिंबल है? अगर गोइंग इनटू द प्लेन है, यहां इमर्जिंग आउट है, और यहां पर गोइंग इनटू द प्लेन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर गोइंग इनटू द प्लेन है, ओके, गोइंग इनटू द प्लेन है, तो कैसे क्या सिंबल है? तो यहां पर सिंबल क्या है? राउंड करके क्रॉस करना है, राउंड करके क्रॉस। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको याद करना है, मिक्स नहीं हो जाएगा। अगर बो एंड एरो तो पता है आपको, अगर हम एरो को फ्री करते हैं, ओके, तो जाता है बाहर, यहां से बो में से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसके पीछे तीन, वो उसके पंख होते हैं, वो तीन फेज होते हैं ना, तो उसके कारण हमें प्लस जैसा निशान दिखेगा, क्रॉस जैसा निशान दिखेगा, ओके। और जब वो आता होगा ना, तो हमें ये एक डॉट ही दिखेगा। समझ आ रहा है? चलो वो छोड़ो, इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये मैं बोले के आपको दिखा नहीं सकता हूं, तो अगर नहीं, इन शॉर्ट आपको, जब ये प्लेन है, प्लेन में से अगर बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट फ्रॉम द प्लेन, तो डॉट करके राउंड, और गोइंग इनसाइड द प्लेन, अंदर तरफ जाता है, तो क्रॉस करके डेंजर वाली साइन। देखो ये याद रख लो, गोइंग इनसाइड यानी डेंजर। तो ऐसे कुछ याद रख लो, इन शॉर्ट्स कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। अच्छा, उसके बाद वाला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है? तो स्टैटिक चार्जेस के कारण। और मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है? तो मूविंग चार्जेस। तो हमें ये दोनों को कंसंट्रेट करना है। किस किस को हमें कंसंट्रेट करना है यहाँ पर? तो स्टैटिक चार्जेस है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक चार्जेस, सॉरी मूविंग चार्जेस है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है। अगर स्टैटिक, स्टैटिक यानी स्टेडी, स्टेशनरी, स्टेडी चार्जेस है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मूविंग चार्जेस है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ओके। अब मैं ई की, देखो यहाँ ई के बारे में मैं सब इंडिकेशन रखता हूं, सब कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट है ई के बारे में। ई यानी क्या है? ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ मैन मेड। देखो एमसीक्यू में आ सकता है, वो मैन मेड नहीं है, बट इट हैज अ फिजिकल रोल, यानी फिजिक्स में उसका रोल इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या, कि वो मैनमेड है, सॉरी मैनमेड नहीं है, इज नॉट अ मैनमेड, बट इट हैज अ फिजिकल रोल। तो यहां पर नॉट अ मैनमेड वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम, ये नॉट अ मैनमेड, वो मैनमेड नहीं है, वो ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बारे में, और उसका लेकिन फिजिक्स में इंपॉर्टेंस है, फिजिकल रोल यानी भले ही हमने नहीं बनाया है, लेकिन फिजिक्स में उसका बहुत महत्व है।
बहुत ही इंपॉर्टेंस है उसका। ई कैन पास एनर्जी एंड मोमेंटम, वो क्या क्या पास कर सकता है, तो एनर्जी एंड मोमेंटम को आपको ये दो वर्ड आपको याद रखना है। कौन कौन से, तो वो किस किस को पास कर सकता है, तो एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दोनों को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस को पास कर सकता है, एनर्जी को और मोमेंटम को वो पास कर सकता है। ओके, ई कैन नॉट एस्टैब्लिश इंस्टंटेनियसली, इंस्टंटेनियसली यानी एट एनी टाइम, इंस्टेंट, फटाफट, तुरंत, एट अ टाइम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनर्जी और मोमेंटम को इंस्टेंट एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है, उसको क्रिएट नहीं कर सकता है, बट टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपोगेट देम। लेकिन ये दोनों को प्रोपोगेट करने के लिए वो थोड़ा टाइम, डेफिनेट टाइम लेता है। देखो वो इंस्टेंट नहीं करता है, वो क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है, वो जल्दी से एस्टैब्लिश नहीं करता है, लेकिन उसको प्रोपोगेट करने में वो थोड़ा टाइम लगाता है। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड के, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है, ये जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में है, और ये जो लास्ट तीन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या देखा, वो ऑलवेज प्लेन से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर वो इमर्जिंग आउट होता है, बाहर निकलता है प्लेन से, तो ऐसा सिंबल है, अगर वो गोइंग इनसाइड है तो ऐसा प्लेन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब किससे प्रोड्यूस होता है, स्टैटिक चार्जेस से। मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, मूविंग चार्जेस से। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वो मैनमेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, वो किस किस को पास करता है, तो वो एनर्जी और मोमेंटम को पास करता है। ई कैन नॉट एस्टैब्लिश इंस्टेंटेनियसली, वो एट अ टाइम उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन उसको प्रोपोगेट करने में जरूर डेफिनेट टाइम लेता है। तो उसको फंक्शन ऑफ टाइम भी हम बोल सकते हैं। तो ये पेज भी आपको एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था वो किसने फाइंड आउट किया, वो किसने डिस्कवर किया, फेराडे। तो फेराडे ने क्या किया और मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने उसका यूज किया। कॉन्सेप्ट किसने सोचा, तो फेराडे ने, और उसका यूज किसने किया, तो मैक्सवेल ने। किसके लिए, किसमें यूज किया, इट इज यूज्ड बाय मैक्सवेल इन हिज यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का दोनों का एक साथ में यूज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया। ओके, तो हमें किस किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक तो ये फेराडे, फेराडे ने क्या किया और मैक्सवेल ने क्या किया, ये दो पॉइंट। फेराडे ने क्या किया और मैक्सवेल ने, फेराडे ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचा, वो डिस्कवर किया, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यूनिफिकेशन के लिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट का यूज किसने किया, मैक्सवेल ने किया। ओके, अच्छा, उसके बाद वाला ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो वेरी, वेरी यानी चेंज होता है विद द टाइम, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टाइम के साथ उसमें वेरिएशन आता रहता है, उसीलिए हम उसको फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू ये चेंज होता है, तो उसको हम फंक्शन ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। जो टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम के साथ चेंज होता है, उसको हम फंक्शन ऑफ टाइम बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अच्छा, ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थे। अब ये दोनों, अब जो दो पॉइंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। तो बी इज
बी इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में हर एक पॉइंट पर बी का एग्जिस्टेंस होता है। हम हर एक पॉइंट पर बी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बी को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो स्पेस के हर एक पॉइंट पर हम बी डिफाइन कर सकते हैं। बी फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ओके, तो और लास्ट में अब दोनों का कंबाइंड पॉइंट है, तो ई एंड बी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। उसको क्यों वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं? क्योंकि दोनों को डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड को भी डायरेक्शन होती है। तो पहला तो हमने क्या किया, फैराडे ने क्या किया, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। मैक्सवेल ने क्या किया, तो उसका यूज किया, किसमें यूज किया, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। ओके, ई कैन ऑल्सो वेरी विद द टाइम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टाइम के साथ वेरी यानी वो चेंज होता है, वेरिएशन आता है, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बी है स्पेस के हर एक पॉइंट पर डिफाइन किया जा सकता है। बी है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सेटिस्फाइड करता है। और ई और बी दोनों कैसा है, कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, और यहां पर देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसी सर्कुलर होती है, देखो लूप बनाती है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू लिखा है, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो एरो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो स्ट्रेट होती है। ओके, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो यहाँ पर रेडियली इनवर्ड होता है, यहाँ आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पर रेडियली इनवर्ड। और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट है, ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है। ओके, तो ऑलवेज करंट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहां से कहां, किस तरफ, किस डायरेक्शन में पास होती है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर वो पास होती है। यहां पर एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऑलवेज नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, साउथ में अंदर इन वो इंक्लूड होती है, वहां पर इनसाइड जाती है। तो बाहर की ओर उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। देखो, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। दूसरा, नॉर्थ से साउथ, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। नीचे भी देखो, जैसे ऊपर होती है वैसे यहाँ पर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ के नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसी उसकी इफेक्ट दिखती है। तो ये इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इफेक्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इफेक्ट है। ओके, तो ये हमने इंट्रोडक्शन लिया किस किस के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। दोनों में सिमिलरिटीज कौन कौन सी है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। ओके, तो इसके बारे में पढ़े। उसके तो हमने 3 पेज लिए, ये तीनों पेज तो हमारे क्या थे, इंट्रोडक्शन थे। ये सब नॉलेज हमें होना चाहिए, इसमें से कोई भी एमसीक्यू निकाल के पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं एक्सप्लेन लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसका सेकंड नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको हम लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हैं। तो लॉरेंस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q इन द प्रेजेंस ऑफ E एंड B बोथ। जब E एंड B, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रेजेंस होते हैं, तब कोई चार्ज Q होता है, वो लॉरेंस फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर वो इफेक्ट करता है, उसके ऊपर वो अप्लाई होता है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला है Q इंटू वेक्टर E ऑफ R, याद रखनी है यहाँ पे।
या ये तो आगे आ गई है, ये फर्स्ट टाइम आई। मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला Q इंटू ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B ऑफ R, वेक्टर B ऑफ R यानी मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस R। ओके, तो आपको ये इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला Q वेक्टर E ऑफ R और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला Q इंटू ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B ऑफ R। ओके, अब दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, तो दोनों में से Q को कॉमन निकाल सकते हैं, तो Q को कॉमन निकाल दो तो लॉरेंस फोर्स कैसा मिलेगा, वेक्टर E ऑफ R प्लस Q कॉमन निकाल दिया तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B ऑफ R। तो ये जो फॉर्मूला हुई वो ये लॉरेंस फोर्स है, तो इसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो इसको हम फ्रेम में रख देते हैं। ये हमारा लॉरेंस फोर्स है। ओके, दिस फोर्स was given first by H.A. Lorentz, एम्पियर एंड अदर्स। ये जो फोर्स है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो H.A. लॉरेंस, एम्पियर एंड अदर साइंटिस्ट, ये सब ने मिलके, लेकिन सब में सबसे ज्यादा जो रोल था वो H.A. लॉरेंस का था, तो उसके नेम पर से ये फोर्स का नेम दिया गया है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंस होते हैं, इसलिए कोई चार्ज होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगते हैं। दोनों की फॉर्मूला लेनी है, क्यू वेक्टर ई ऑफ आर प्लस क्यू वेक्टर क्यू इंटू ब्रैकेट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी ऑफ आर। दोनों में से हमने क्यू को कॉमन निकाल दिया तो हमारी लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू बिग ब्रैकेट वेक्टर ई ऑफ आर प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी ऑफ आर, ब्रैकेट कंप्लीटेड। ये हमारी लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला हुई। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो एच लॉरेंस, एम्पियर एंड अदर साइंटिस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा रोल किसका था, लॉरेंस का, तो उसके नाम पर से ये लॉरेंस फोर्स रखा गया। सो इट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। तो देखो 2 मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है ये आईएमपी, इसको हम आईएमपी लिख सकते हैं। ये आपको यहां पर मैं लिख देता हूं आईएमपी, ये आपको तैयार रखनी है थियरी, 2 मार्क में ये आ सकती है। कितना, ये 1 2 2 थियरिकल पॉइंट लिखने हैं और 3 मैथमेटिकल स्टेप लिखने हैं, तो 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी वाली थियरी है। ओके, तो अच्छा, तो ये हो गया लॉरेंस फोर्स। उसके बाद देखते हैं हम फीचर्स ऑफ लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स के फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट मैटर्स, वो किसके पर डिपेंड करता है किसके पर डिपेंड नहीं करता है वो, तो पहले तो देखो इट डिपेंड्स ऑन क्यू वेक्टर वी एंड वेक्टर बी, वो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड चार्ज, तीनों पर डिपेंड करता है ये लॉरेंस फोर्स। ओके, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय अ स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल। स्क्रू रूल यानी हम दीवार में स्क्रू को लगाते हैं तो या तो उसको ऐसे क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर जाता है, गोइंग इनसाइड डायरेक्शन होती है। अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर निकलता है, यानी उसकी डायरेक्शन कमिंग आउटसाइड, इमर्जिंग आउटसाइड। मैंने पहले ही बोला मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, प्लेन होता है, यहाँ पर दीवार है तो दीवार वो प्लेन हुई, अगर स्क्रू अंदर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से परपेंडिकुलर है लेकिन गोइंग इनसाइड है, और अगर स्क्रू बाहर निकलता है तो कमिंग आउटसाइड है। ओके, तो अब स्क्रू रूल ज्यादा यूज होता है, वो इजी है समझने के लिए कि राइट हैंड रूल से तो ये अच्छा वाला है। तो पहला तो वो किसके पर डिपेंड करता है, तो क्यू वी एंड बी, चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कौन कौन से रूल से हम तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल। अच्छा, उसके बाद द मैग्नेटिक फोर्स, देखो द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग,
अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो चार्ज मूविंग नहीं होंगे, मूविंग चार्ज नहीं होंगे। आप बोलोगे कि सर इसको तो एक्सप्लेन किया स्क्रू रूल को ये राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल क्या है? अगर ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से करंट पास होता है, जिस डायरेक्शन में करंट पास होता है राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में रहना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में फिंगर क्लोज होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। समझ आएगी नहीं? अगर मान लो कि करंट इस तरफ जाता है तो थंब उस तरफ होना चाहिए, इस तरफ ऐसे। तो यहां पर जो फिंगर वुंड यहां पर ऐसे होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। लेकिन यहां पर क्लॉक एंटी क्लॉक को समझना थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि क्लॉक एंटी क्लॉक हम क्लॉक तो वॉल पर होती है तो ऐसे क्लॉक वाइज और ऐसे एंटी क्लॉक वाइज देखते हैं हम। तो यहां पर बाद में करंट को आपको ऐसा नहीं, ऐसा सोचना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर देखो कैसे कि करंट अंदर जाता है तो ऐसे थंब इस तरफ आना चाहिए, तो यहां पर फिंगर वुंड हुई तो अब क्लॉक में देखो इस तरफ यानी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अब स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगा, तो गोइंग इनसाइड। ओके। और करंट बाहर निकलता है तो आपको थंब की डायरेक्शन राइट हैंड से होल्ड करना है, थंब की डायरेक्शन आउटसाइड होनी चाहिए, तो वुंड ऐसी होगी, तो ऐसी ऐसे घुमाएंगे तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना, और एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे स्क्रू को तो बाहर नहीं। तो इस तरह से सोचो या इस तरह से सोचो, तो राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो, राइट हैंड रूल भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें थंब इंपॉर्टेंट है। तो राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। और द मैग्नेटिक फोर्स, जब चार्ज मूविंग ही नहीं होता है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज नहीं है यानी स्टेडी चार्ज है, स्टेटिक चार्ज है, और हमको पता है कि स्टेटिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए अगर चार्ज मूविंग नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। अच्छा, उसके बाद थोड़े एमसीक्यू के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है जो अलग से थियरी में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको कहीं पर भी हमारा कोई एक मार्क भी जाना नहीं चाहिए और सब नॉलेज होना चाहिए। यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। उसका यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। यानी आप सिंबल में भी लिख सकते हो, इसको सिंबल में लिखना है। ओके, दैट मीन्स करके आप लिख सकते हो, लिखना है तो लिख देते हैं। लो, दैट मीन्स ब्रैकेट करके सिंबल में लिखते हैं न्यूटन सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड अपॉन में कूलम मीटर, तो कूलम मीटर ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, हो गया। तो ये उसका यूनिट है। तो आपको पहले तो यहाँ पर यूनिट याद रखना है, वो आप वर्ड में याद रखो कि सिंबल में याद रखो, चलेगा। उसका बड़ा यूनिट कौन सा है? तो टेस्ला। इसका नेम भी साइंटिस्ट के नेम पर से आया है। टेस्ला, निकोला टेस्ला नेम का साइंटिस्ट था, उसके नेम पर से इसको, इसका यूनिट टेस्ला, टेस्ला यानी टी। यहाँ पर टी यानी टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर टी यानी पीरियोडिक टाइम नहीं है, आपको यहाँ पर टी यानी क्या है? टेस्ला। और ये लार्ज यूनिट है और ये ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ये है मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन उसका स्मॉल यूनिट क्या है? अ स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड गॉस, और 1 गॉस यानी 10⁻⁴ टेस्ला। 1 टेस्ला होता है, उसका 10,000 में जो पोर्शन होता है उसको हम एक 1 गॉस बोलते हैं। और ये जो गॉस है वो ऐसा यूनिट नहीं है। ओके। और दूसरी बात, सम्स में ये आएगा, जब भी आपको गॉस दे तो आपको ऐसे 10⁻⁴ टेस्ला टी ऐसे करके लिखना है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट
3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से बारे में हम आपको किस किस को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पहले तो किसके पर वो डिपेंड करता है। दूसरा, उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन कौन से रूल्स से। तो या तो स्क्रू रूल का यूज करो, या तो आप राइट हैंड रूल्स का यूज करो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो जब चार्ज इज नॉट मूविंग, तो यहां पर जीरो, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, तो जीरो पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहां पर जीरो कब होता है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होता है, जब चार्ज मूविंग नहीं होते हैं। यहां पर यूनिट, उसका जो यूनिट है सिंबल में याद रखो या वर्ड में याद रखो। तो आपको ये वर्ड में भी याद रख सकते हो आप इसको। ओके, अच्छा, उसका जो यूनिट है, तो यूनिट कौन सा है, टेस्ला है। तो यूनिट, तो उसका जो यूनिट है यूनिट, तो यूनिट को आप कंसंट्रेट कर सकते हो। उसका जो यूनिट है उसको आपको कंसंट्रेट करना है। उसका जो स्मॉल यूनिट है गॉस, तो उसको भी आपको कंसंट्रेट करना है, गॉस को। तो इसको हम कंसंट्रेट करते हैं। थोड़ा ऊपर चाहिए हमें, तो यहां से लेते हैं। ओके, ये लिया। और जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसको भी आपको कंसंट्रेट करना है। तो इसको भी हम कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, तो ये सब आपको प्रॉपर तैयार करना है। तो इसके पहले हमने लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ा। लॉरेंस फोर्स का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इफेक्ट लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना है, मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, दोनों में से क्यू को कॉमन निकालना है। तो हमें वो लॉरेंस फोर्स का क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। वो किस किस ने फाइंड किए थे, तो H.A. लॉरेंस, एम्पियर और अदर साइंटिस्ट ने। लेकिन सबसे ज्यादा रोल किसका था, लॉरेंस का था। तो उसके ऊपर से वो नाम रखा गया है। उसके फीचर्स क्या है, वो किस पर डिपेंड करते हैं, चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर। वो उसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो किससे हम डिसाइड कर सकते हैं, स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल से हम डिसाइड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होता है, जब चार्ज ही मूविंग नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से क्रिएट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर है। सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट हम टेस्ला बोलते हैं। उसको टेस्ला क्यों कहा जाता है, वो किसने फाइंड आउट किया था, निकोला टेस्ला ने। उसके नेम पर, उसके ऑनर में इसका नेम टेस्ला है। टेस्ला बड़ा यूनिट है और वो ऐसा यूनिट है। उसका छोटा यूनिट क्या है, गॉस है। 1 गॉस यानी क्या है, 10⁻⁴ टेस्ला। -4 टेस्ला यानी अपन में 10⁴, 10⁴ यानी अपन में 1 के पीछे 4 जीरो, 1 के पीछे 4 जीरो यानी 10,000। 1 टेस्ला का 4,000 पार्ट्स, जो 10,000, 1 टेस्ला का 10,000 पार्ट्स करो, उसमें से जो एक छोटा पार्ट्स होता है उसको हम 1 गॉस बोलते हैं। अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो इसमें से भी आपको एमसीक्यू निकाल के पूछ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है और उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसकी आपको एक्सप्रेशन फॉर्मूला निकालनी है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका इक्वेशन हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो यहाँ पर पहले तो कोई एक चार्ज है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है फॉर वन चार्ज, तो हम उसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, वेक्टर स्मॉल एफ एम, एम यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फॉर्मूला में पता है Q इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज किया गया है, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला है। ओके, एक चार्ज के लिए है। हमें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगता हुआ मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला फाइंड करनी है। अच्छा, फॉर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, यानी नंबर डेंसिटी यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम एल, ए यानी एरिया, एल यानी लेंथ, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम का यूनिट होगा। तो ये इसकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी है। तो नंबर डेंसिटी यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपन टोटल वॉल्यूम, ये तो वही का वही, सपोज मान लो कि n चार्ज है और वॉल्यूम यानी एल। अब क्या करेंगे, एल को इस तरफ ला दो तो n इज इक्वल टू एन एल, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन, ये जो वन चार्ज पर लगता हुआ जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, ये जो कैपिटल एन की वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब ये दोनों को मिला दो, दोनों का प्रोडक्ट लो फॉर एन चार्जेस, टोटल एन चार्जेस के लिए टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, तो वेक्टर कैपिटल एफ एम इज इक्वल टू एन इंटू वेक्टर स्मॉल एफ एम। देखो अब दोनों की वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो यहाँ लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये लेफ्ट साइड वैसा का वैसा, वेक्टर कैपिटल एफ एम इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है एन एल, एन स्मॉल वाला है ध्यान रखना, और वेक्टर एफ एम यानी Q इंटू ब्रैकेट वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B। अब देखो सर क्या करते हैं, कौन कौन से, ये N Q VD, ये जो N Q VD है वो करंट, ये करंट डेंसिटी है, उसको J, वेक्टर J से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो N वेक्टर VD Q, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी, J, वेक्टर J से इंडिकेट करते हैं। तो ये N VD Q की जगह K, AL तो वैसा का वैसा आउटसाइड, पीछे क्रॉस वेक्टर B है। अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट है, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये दोनों स्केलर हो जाएंगे और साइन थीटा आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, थीटा की जगह 90 एंगल लेता हूं, और ये जो जे ए है, एल तो वही का वही रहेगा, जे ए यानी आई है करंट, और आई स्केलर है। ओके, तो जे वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर वेक्टर शो करो, आई के ऊपर नहीं करना है। तो जे ए की जगह आई, हम किसी को बोलते हैं ना आई जा, ऐसे करके नहीं बोलते आई जा, है हमारे इलाके में आ तो पता चलेगा, तो ऐसे आई जा, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो जे ए की जगह हमने आई रखा, बी एल वैसा का वैसा, यहाँ पर थीटा हमने 90 या साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो बी आई एल बिल, ऐसे क्यों ऑर्डर में, बिल हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, तो बिल जल्दी से याद रहेगा, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स, देखो यहां तक वेक्टर फॉर्म था, क्रॉस प्रोडक्ट था, तो हम वेक्टर एफ एम लिखते थे, जहां से हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है वहां से ये सब स्केलर हो गए, तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड है, तो यहां से सर ने ऊपर वेक्टर नहीं किए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सब इन शॉर्ट हमें कौन सी फॉर्मूला लानी थी कि बी आई एल, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी इलेक्ट्रिक करंट, एल यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये आपकी पूरी फॉर्मूला। अब देखो इसमें कौन कौन सा याद रखना है, ये करंट डेंसिटी जे की फॉर्मूला एन वेक्टर वीडी क्यू, वो याद रखनी है, और ये आई इज इक्वल टू जे ए जा। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, करंट डेंसिटी की ये जैसी फॉर्मूला है ना, वैसी करंट डेंसिटी की दूसरी फॉर्मूला ऐसी है,
जे यानी आई अपॉन ए। करंट पर यूनिट एरिया उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया। एरिया को इस तरफ ले दो तो आई इज इक्वल टू जे जा हो गया ना। तो इस पर से ये फॉर्मूला आई है, तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, तो अभी तो हम निकाल देते हैं ये। अच्छा, तो आपको ये प्रॉपरली तैयार करना है। तो ये दो जो है उसको हम फ्रेम कर सकते हैं। ये दोनों को हमें कंसंट्रेट करना है। एक तो ये, दूसरा ये। इसको कंसंट्रेट करना है और ये दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, उसकी वैल्यू रखनी है। ओके, और ये सब साइड में तो रीजन दिए हैं। तो अच्छी वाली थियरी है, आ सकती है 2 मार्क्स में आए तो मार्क्स जाने चाहिए नहीं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पिच। पिच भी बोल सकते हैं, पेच भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है उसके हिसाब से तो हम पिच ही बोलेंगे। ओके, यहाँ पर पिच यानी क्या, जब चार्ज है, चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वो कैसी मूवमेंट करता है, हेलिकल मूविंग। हेलिकल यानी सर्कुलर, तो वही का वही राउंड, वही पाथ पर घूमता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब हम फिरकी, पतंग चढ़ाने के लिए फिरकी में डोरी हम जब उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो वो जैसे निकलती है तो हर पार्ट डिफरेंस होता है ना, धीरे 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 खसता रहता है उसका पार्ट, वही का वही। तो हम इसको सर्कुलर मोशन, हेलिकल मोशन बोलेंगे। ओके, तो चार्ज अब देखो यहां से मूव हुआ तो यहां से आके यहां आया, तो एक यहां वाला पॉइंट। ओके, फिर यहां से घूम के एक सर्कल घूम के यहां आया, तो पहले यहां था, उसके बाद यहां आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वन सर्क्यूलर, वन सर्कल आफ्टर वन सर्कल, वो जितना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस करता है उसको हम पिच बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? एक सर्कल के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना मूव होता है, जितना शिफ्ट होता है, जितना डिस्टेंस कट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। और पिच, और ये क्या है, ये जो सर्कल है उसकी ये रेडियस है, आर यानी क्या है, रेडियस। तो यहां पर जो वेलोसिटी होती है चार्ज, वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। तो यहां से टेंजेंट शो किया है, और उसके दो कंपोनेंट है, वी पैरेलल, वी परपेंडिकुलर। यहां पर वी पैरेलल देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, और हमें वी पैरेलल की जरूरत है। ये जब वी पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तब हमें ये पिच मिलता है, तब हेलिकल पाथ उसका होता है। तो यहां पर जो फोर्स होता है वो जो V है, V से परपेंडिकुलर होता है, और V है वो B से परपेंडिकुलर होता है। देखो, F V से परपेंडिकुलर होता है, V B से परपेंडिकुलर होता है। जब F V से परपेंडिकुलर होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जब V B से परपेंडिकुलर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स मिलता है। देखो यहां पर फोर्स और V दोनों का यूज हुआ, यहां पर V और B दोनों का यूज हुआ। ओके, तो यहां पर F V से परपेंडिकुलर होता है, उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। ये याद रखना है, सेंट्रीपिटल जब V F V से परपेंडिकुलर होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर, और जब V B से परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर की साइन है, तो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा यहां पर BVQ। अब अभी जो हमने प्रूव किया था BIL वाला नहीं लेना है, यहाँ पर चार्ज है, करंट नहीं दिखा है, चार्ज दिखाया है, तो हमें BVQ लेना है। ओके, अब देखो
ये दोनों एक दूसरे से इक्विवेलेंट होंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ बी ले लिया, वैल्यू रखो, एफ सी की वैल्यू क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एफ बी की वैल्यू क्या है, बी वी क्यू। दोनों में से एक वी कैंसिल हो गया। तो अब क्या करते हैं, आर को सब्जेक्ट करते हैं, आर को इस तरफ ले जाओ, बी क्यू को नीचे ला दो, तो एम वी अपॉन बी क्यू, आर उस तरफ। तो ये रेडियस की फॉर्मूला आ गई। ये भी कोई कोई सब में आता है, आपको रेडियस की फॉर्मूला याद रखनी है, एम वी अपॉन बी क्यू। जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आएगा, और मैं याद करवाऊंगा आपको। आर की फॉर्मूला क्या है, एम वी अपॉन बी क्यू। तो इसको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो देखो सर ने फ्रेम करके ही रखा है। ओके, अच्छा, अब सर ने क्या किया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दोनों के बीच में रिलेशन है, वो हम स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके हैं। ओके, सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा में से r को सब्जेक्ट करो, ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो r की जगह हम v अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या होता है, दोनों तरफ से v कैंसिल हो जाता है। तो अब क्या बचा, एम अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। अब क्या करना है, दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 पाई से। देखो इसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं आया, देखो बच्चा क्या है वो लिखा है, एम अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा बचा। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 पाई बोथ द साइड, दोनों तरफ हमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये जो एम अपॉन बी क्यू है उसके साथ 2 पाई मल्टीप्लाई किया, ऊपर यहाँ पर 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखो 2 पाई अपॉन ओमेगा यानी टी, एक्चुअल फॉर्मूला ओमेगा की है 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है, टी को इस तरफ ला दो, ओमेगा को नीचे ले जाओ, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा यानी टी। तो हमें ये पीरियोडिक टाइम की फॉर्मूला मिल गई, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। ये भी देखो, इसको भी फ्रेम कर दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 आगे दिया है हमने। ओके, अच्छा, अब वी पैरेलल कंपोनेंट की बारी, देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। if v parallel is perpendicular, sorry, if v parallel is present in the direction of b, then the path of particle will be helical। वो मैंने फिगर में आपको बताया है। देखो ये ब्लैंक पेज रह गया है, इसको हम निकाल देते हैं, ये ब्लैंक वाला पेज निकल गया। ओके, यहाँ पर हमने देखो क्या देखा है कि जब v पैरेलल जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में होता है, तो ये जो चार्ज का पाथ है वो कैसा होता है, हेलिकल। तो वही लिखा है, अब वो वर्ड में लिखा है हमने, देखो तो क्या लिखा, इफ v पैरेलल इज प्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ b, देन द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी हेलिकल। तो वो हेलिकल फॉर्म में हो गया। अब उसकी डेफिनेशन, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस कट किया है उसको हम पिच बोलते हैं। वही लिखा है वर्ड में, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। पिच को हम पी से इंडिकेट करते हैं, उसकी फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू वी पैरेलल टी। तो टी की वैल्यू हमने यहां निकाली है, वो वैल्यू रख दो, वी पैरेलल तो वैसा का वैसा, टी की वैल्यू रख दो 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। तो ये हमारी पिच की फॉर्मूला मिल गई। तो 2 या 3 मार्क्स में अच्छी थियरी है, ये भी आ सकती है। तो आपको एकदम प्रॉपर से याद रखना है। पहले तो आपको 2 फोर्स याद रखने हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, कौन कौन से लेने हैं। अगर वही याद नहीं होंगे तो थियरी आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो कहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है, यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कौन कौन से लेने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट, देखो किस किस को, सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा प्रॉपर करें हम, यहां पर अभी भी थोड़ा ऊपर से, यस अब आ गया स्क्वायर। ओके, ये और ये
ये दोनों आपको पहले तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन तो वही करना है, वो दोनों को कंपेयर करोगे तब तो आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये थियरी हो गई पिच। अब उसके बाद पिच के बाद अब देखो, यस, बायो सावर्ट लॉ, ये जो बायो सावर्ट लॉ है। ओके, अब देखो एक कमेंट, जिसका बायो कच्चा है उसको बोल सकते हैं भाई सवार लो, है, बायो को सवार लो यानी सुधार लो। जिसका बायो कच्चा है, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है, ये तो हम कमेंट पास करते हैं। ओके, तो हमें देखो सबको ये तो याद रह जाता है बायो सावर लो। ओके, सवार लो भी बोल सकते हो, सावर लो भी बोल सकते हो, बायो सावर लो या बायो सवार लो। ओके, लेकिन कभी कभी ये हेडिंग देते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी यही थियरी लेकिन ऐसे पूछेंगे, डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, कोई करंट एलिमेंट छोटा सा होता है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो डिराइव करो, तो उसको ही हम बायो सवार लो। देखो यहाँ पर दोनों में टी साइलेंट रहता है, बायो सवार लो ऐसा नहीं बोलना है। ओके, तो बायो सवार लो, प्रोनाउंस सवार सावर जो भी बोलो चलेगा। यहाँ पर क्या है, उसके लिए आपको एक एक्स वाई रैंडम शेप में एक कंडक्टर लिया है। एक्स वाई क्या है, कंडक्टर है, इसमें करंट क्या है, आई है, करंट एलिमेंट क्या है, छोटा सा आईडीएल है, उससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वहां पर हमें क्या फाइंड करना है, ये जो करंट एलिमेंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो, ये छोटा वाला है करंट एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा मिलेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो दो तरह से होता है, परपेंडिकुलर कमिंग आउटसाइड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन गोइंग इनसाइड। तो यहाँ पर सिंबल दिखाया है क्रॉस वाला यानी गोइंग इनसाइड, डॉट वाला है राउंड करके डॉट लिखे तो कमिंग इमर्जिंग आउट, और क्रॉस वाला लिखे डेंजर वाला साइन तो गोइंग इनसाइड। ओके, तो और ये देखो ये आर यानी वेक्टर, यार उन लोगों ने डार्क लिखा है, हमें ऊपर वेक्टर की साइन करनी पड़ेगी। ओके, करनी है तो कर देते हैं, लेकिन आपको तो करनी होगी कंपलसरी। यहां पर ये और यहां पर डीएल पर साइन करना हो, आई पर मत करना, आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो आई वेक्टर डीएल और वेक्टर आर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, और यहाँ पर ये दोनों की डायरेक्शन है, ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है जो डॉटेड है वो, और ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। ओके, तो आपको यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, और फिगर आपको पेंसिल से ही करना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर भले ही अलग अलग कलर से लिखे, आपको एग्जाम में अलग अलग कलर से नहीं लिखना है, आपको बॉल पेन ही यूज करना है, और कभी भी रेड पेन तो यूज करना ही नहीं है। ओके, आपको ब्लू पेन और पेंसिल दोनों का ही यूज करना है। ओके, अच्छा यहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स वाई इज अ कंडक्टर हैविंग करंट आई, वो करंट आई कंटेन करता हुआ एक कंडक्टर है, उसमें आई वेक्टर डीएल इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट, वो जो आई वेक्टर डीएल है वो क्या है, करंट एलिमेंट है, उसी का तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उसको तो ही हम बायो सवाल लो बोलते हैं। पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है ये करंट एलिमेंट से, पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट आई वेक्टर डीएल, वहां पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही लिखा है, वी विल फाइंड डीबी, डीबी यानी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, थीटा, थीटा किस किस के बीच में होता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। ओके, वही लिखा है, थीटा इज बिटवीन डायरेक्शन ऑफ आई वेक्टर डीएल एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, हियर डीबी विल बी गोइंग इनसाइड, ये सिंबल है गोइंग इनसाइड टू द प्लेन, वो प्लेन की अंदर तरफ परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब उसके मैथमेटिकल फॉर्म लिखने हैं,
वो देख लेते हैं। यहां पर अकॉर्डिंग टू द बायो-सवार्ट लॉ dB is directly proportional with the current element I vector dl। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर आई dl के साथ प्रोपोर्शनल में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r, जो r का डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। करंट एलिमेंट जो आई वेक्टर डीएल है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, और जो द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। तो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है, वो आपको याद रखना है। वही तो बायो-सावर्ट लॉ है, उसके ऊपर से हमने लिखा है। देखो ये आई वेक्टर डीएल, यहां पर ये फॉर्मूला वेक्टर डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। अब आप बोलोगे सर यहां पर मैंने ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, यहां पर तो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर, लेकिन वो जो है ना वो स्केलर फॉर्म में आएगा, वो आएगा, देखो आर आर कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर ये आइडियल ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, आर स्क्वायर नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो ये रूल यहां पर सेट होगा स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा। तो यहां इसका अप्लाई क्यों नहीं हुआ है ऐसा मत सोचो। हाँ, आपको यहाँ तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आ रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये 1 आर कैंसिल होगा, बाद में ये रूल अप्लाई होगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो पहले तो आपको यहां लिखना है वेक्टर डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर होल अपॉन आर क्यूब। अब हम जब ये प्रोपोर्शन निकालेंगे तो कांस्टेंट म्यू अपॉन 4 पाई आएगा। ये सब वैसा का वैसा प्रोपोर्शन निकालेंगे तो म्यू अपॉन 4 पाई। म्यू जीरो क्या है, वैक्यूम की परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है। म्यू जीरो क्या है, परमिएबिलिटी। अब देखो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये दोनों डॉट ये दोनों स्केलर हो जाएंगे और साइन थीटा आएगा, और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड इसको हमें किसमें रख देना है, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो इसको हमें मैग्नीट्यूड में रखना है। यहाँ पर एक एक आर कैंसल हो जाएगा, तो ये हमारी फॉर्मूला आ गई म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो वेयर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻⁷। ये सबको याद रह जाता है। सब लोग जब थियरी लिखते हैं ना तो ये यूनिट लिखना भूल जाते हैं, लिखना भूलते नहीं है लेकिन याद नहीं आता है तो रहने देते हैं। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, वी कॉल म्यू जीरो द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। म्यू जीरो को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। तो ये हुआ बायो-सावर्ट लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आईएमपी कर दो। मैं लिख देता हूं कि ये आईएमपी वाला है। ओके, तो इसको मैं आईएमपी कर देता हूं, यहां लिख देता हूं आईएमपी। इसको आपको प्रॉपरली तैयार करना है। ओके, अच्छा उसके बाद वाली थियरी लेते हैं हम। देखो राइट सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस विथ द कूलम्स लॉ। ओके, आपको बायो-सावर्ट लॉ है उसकी कूलम्स लॉ के साथ सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है वो लिखना है। यहां पर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस कूलम्स लॉ के साथ अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, बायो-सावर्ट लॉ, तो उसकी कूलम्स लॉ के साथ कौन सी सिमिलैरिटीज है और कौन से डिफरेंसेस है। ओके, राइट सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस विथ द कूलम्स लॉ। ओके, अदरवाइज बिटवीन, राइट सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस बिटवीन द कूलम्स लॉ एंड बायो-सावर्ट लॉ, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी अदरवाइज समझ जाओ कि ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस किसके साथ किसके, ये जो बायो-सावर्ट लॉ है उसकी कूलम्स लॉ के साथ। अदरवाइज थोड़ा करेक्शन कर लो कि यहाँ ऐसे लिखो राइट सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन लिख दो,
बिटवीन द कूलम्स लॉ एंड द बायो-सवार्त लॉ। ऐसे लिख दो, ऐसे कर सकते हो। ये ऐसे भी आपको ये समझ जाना है, अंडरस्टैंडेबल है, तो मैं चेंज नहीं करता हूं। अगर आपको चेंज करना है तो ऐसे, लेकिन एग्जाम में आए तो ये कूलम्स लॉ का सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस किसके साथ लिखना है, तो बायो-सवार्त लॉ के साथ। अच्छा, तो पहला नंबर है बोथ आर फॉर लॉन्ग रेंज, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस तक लग सकते हैं, दोनों की इफेक्ट दूर तक भी रहती है। दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट एलिमेंट से क्रिएट होते हैं। आगे हम पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो वेक्टर आर है उसकी डायरेक्शन में रहती है, जबकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर एंड आई वेक्टर डीएल। जो वेक्टर आर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट आई वेक्टर डीएल दोनों को कंटेनिंग करता हुआ जो प्लेन होता है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, बायो-सवार्त लॉ है वो थीटा पर डिपेंड करता है, लेकिन जो कूलम्स लॉ है वो नॉट डिपेंडेड ऑन थीटा, वो थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी फॉर्मूला में थीटा नहीं आती है। वो बायो-सवार्त लॉ में थीटा आता है। देखो साइन थीटा आया था, यहाँ पर देखो साइन थीटा है, ये थीटा पर डिपेंड करता है। अदरवाइज फिगर में देखो, फिगर में भी मैंने थीटा दर्शाया है, तो बायो-सवार्त लॉ में थीटा है, कूलम्स लॉ में कहीं पर भी थीटा आता नहीं है। तो ये थी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। ओहो, हम तो आगे चले गए, हमें पीछे जाना है। अच्छा, आ गया देखो। ओके, तो ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्लियर हो गए। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना है, तो ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस किस किस के बीच में है, तो बिटवीन, विद की जगह बिटवीन कूलम्स लॉ एंड बायो-सवार्त लॉ ऐसा लिख सकते हो। अदरवाइज अंडरस्टैंडेबल है तो आप समझ सकते हो। ओके, अच्छा, उसके बाद यस, ये इस चैप्टर का बिग बॉस है। बिग बॉस यानी सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है। तो ये आपको मेरे तरफ से बोर्ड के लिए ये थियरी तैयार रखनी है। बायो-सवार्त लॉ से भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट लिखना तो बनता है, तो हम लिख देते हैं इसको इंपॉर्टेंट। आईएमपी लिख देते हैं इसको भी, मोस्ट आईएमपी लिख देते हैं, मोस्ट आईएमपी। मेरी तरफ से आपको ये तैयार रखना है। ओके, अच्छा, पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने में बहुत टाइम नहीं लगाना है, फिगर आपको पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर आपको पॉइंट पी लेना है। ओरिजिन जिसका सेंटर हो ऐसा एक क्लोज लूप लेना है, उसमें करंट आई पास करना है, उसका स्मॉल एलिमेंट डीएल लेना है, उसकी रेडियस आर लेनी है, उसके सेंटर को आपको ओ से इंडिकेट करना है। यहाँ पर राइट एंगल है, तो यहाँ पर राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर आर है रेडियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी स्मॉल आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, वो इस डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पर उसके दो एलिमेंट कंपोनेंट लेने हैं, डीबी एक्स और डीबी परपेंडिकुलर, यानी एक हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, एक वर्टिकल वाला कंपोनेंट। ओके, तो हमें इसका यूज ज्यादा, यहाँ डीबी एक्स की इफेक्ट ज्यादा लगती है, उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो पहले तो फिगर आपको समझ में आ गई। यहाँ पर डीबी एक्स की फॉर्मूला लेनी है, डीबी कॉस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये फॉर्मूला है,
अगर आपको ये फॉर्मूला ही याद नहीं आई तो आपकी शुरुआत ही कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको इसको फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रेम में रखेंगे। अच्छा, तो इसका हम फ्रेम कर देते हैं, इसको हमने फ्रेम कर दिया। ओके। अच्छा, अब देखो, ये डीबी की बायो सवाल लॉ की फॉर्मूला रखी यहाँ पर। सर आपने साइन थीटा तो लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पर थीटा क्या है, 90 है। थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में साइन थीटा लिखा नहीं है। कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ थीटा यहाँ पर है, देखो ये भी आपको दर्शाना है, ये आपको दर्शाना है। यहाँ पर थीटा है तो ये एडजेसेंट साइड है और ये ऑपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। तो कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, कॉस थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो वही साथ में लिखना है तो रीजन आप लिख सकते हो, साइड में मैं रीजन लिखना है तो आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो। क्या लिखना है कि कॉस थीटा यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आप फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो एडजेसेंट साइड यानी आर है, हाइपोटेनियस ये तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, यानी आपको यहां से स्क्वायर निकालना है तो सामने क्या होगा 1/2, ये स्क्वायर निकलेगा सामने 1/2 हो जाएगा। देखो ये 1/2 हो गया। अब सर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। तो आपको राउंड नहीं करना है, लेकिन आपको समझ आए इसके लिए मैं इसको राउंड कर देता हूं। ओके, तो आपको राउंड करके लिखना नहीं है और अलग कलर से, तो आपको तुरंत उसका कंसंट्रेशन जाएगा वहां पर। तो ये आपको सर्कल करके मैं लिखता, यस इसकी वैल्यू आपको रखनी है। ये आर आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है यहां से, आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उसकी 1 पावर है। यहाँ ये सब वही का वही लिखा है, सिर्फ आपने यहाँ पर क्या लिखा, आर स्क्वायर की वैल्यू रखी है। तो फ्रॉम फिगर वहां से, तो ऐसा वहां पे लिखना है तो लिख सकते हो आप। फ्रॉम फिगर कहां से यूज किया प्रॉपरली, फ्रॉम फिगर। ओके, तो फिगर में से हमने ये लिखा है। अब देखो सर ने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन होगा 1 प्लस हाफ। तो एलसीएम लो, 1 प्लस हाफ क्या होगा 1 प्लस हाफ। तो एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 है तो 1 वैसा का वैसा, 2 + 1 3/2। तो ये दोनों को पावर मिला के 3/2 पावर। तो ये हमारा रफ है तो मैं कैंसिल कर देता हूं। ओके, तो इतना समझ आ गया। पहले तो ये फॉर्मूला आ गई dbx की, लेकिन ये स्केलर फॉर्म में है। अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो पीछे पहले तो हमने ये क्या लिखा है, ये जो dbx मिला ना ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए है, हमें तो पूरा क्लोज लूप के लिए, पूरा जो सर्कुलर करंट कंडक्टर है उसके बारे में चाहिए, पूरा सरकमफरेंस के बारे में। ये जो मिली ना वैल्यू ये डीएल के कारण है, पूरा सरकमफरेंस 2πr के कारण कितना होगा, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे। देखो डीएल जो एलिमेंट है उसकी वजह से हमें इतना मिला मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरा सरकमफरेंस 2πr है उसके कारण कितना मिलेगा, तो वो अब वो उसके कारण, अब मैंने देखो ये पूरा सरकमफरेंस के कारण मिलेगा तो यहां से डी निकाल दिया बी एक्स। देखो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर डीबी एक्स है और यहाँ पर मैंने बी एक्स लिखा है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है,
ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको लगेगा यहाँ कोई डिफरेंस ही नहीं है, नहीं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये पूरा लिखो, उसके साथ 2 पाई आर ऊपर मल्टीप्लाई, या मैंने पहला लिखा है 2 पाई आर, बाद में ये सब लिख दिया और डीएल डिवाइड हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? अब देखो डीएल डीएल कैंसल हो गया, यहां पर पाई पाई कैंसल हो गया, 2 2 जा 4, तो क्या बचा ऊपर म्यू जीरो आई आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर, नीचे 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 3/2, ये बी एक्स हुआ। अब देखो ये जो आया ना, ये स्केलर फॉर्म में आया। पहले तो आपको ये याद रखनी है फॉर्मूला, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 3/2, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर सम्स में आएगा, इसलिए मैं याद करवाता हूं बी एक्स की फॉर्मूला क्या होगी। तो म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 3/2, और ये जो है वो स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बी एक्स इंटू आई कैरेट। तो यहाँ पर ये बी एक्स की वैल्यू लिखना है और आई कैरेट लिखना है, तो इसको कॉन्सेंट्रेट करना है, इसलिए मैंने इसको फ्रेम कर दिया। अब ये जो हमने फाइंड किया है ये तो एट द पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर मिला हुआ एट डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पर मिला हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जो लूप है, जो सर्कुलर करंट कंडक्टर है यहां पर, ये तो एक्स डिस्टेंस पर यहां पर कितना हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला वो हमने डिसाइड किया। अब यहां पर सेंटर, ये जो रिंग है, रिंग बोलो या सर्कुलर कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर बोलो, यहां पर हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा यहां पर, यानी एक्स की वैल्यू 0, डिस्टेंस ही नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो अगर हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक्स की वैल्यू 0 रखनी है। देखो फॉर द सेंटर ऑफ द लूप टेकिंग एक्स इक्वल 0, तो इसमें आपको एक्स की जगह 0 लिख देना है, तो ये एक्स वाला पोर्शन निकल जाएगा, तो आर स्क्वायर के ऊपर 3/2 पावर हो जाएगी। देखो अब क्या होगा, ये 2 और बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास नीचे आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर दो टाइम निकल गया, अकेला आर बचा, तो हमारी फॉर्मूला म्यू जीरो आई अपॉन 2r, और वेक्टर फॉर्म में है तो पीछे डायरेक्शन लिखना भूलना मत, आई कैरेट। तो ये पूरी थियरी सर ने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिग बॉस, इस चैप्टर का ये बिग बॉस है। तो ये आपको बायो सवाल लो से भी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला जो हमने, मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला BIL हमने की थी, उससे भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एम्पियर सर्किटल लॉ लेंगे, उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो ये आपको थियरी लिख लिख के 2-3 बार लिखोगे तो हो जाएगी, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, 2-3 बार लिखनी पड़ेगी आपको। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर सर्किटल्स लॉ एक्सप्लेन करना है, ये भी मोस्ट IMP है, इसको भी IMP लिखना तो पड़ेगा ही, तो हम इसको IMP लिख देते हैं। इसको भी मोस्ट IMP लिख दो, कोई बात नहीं, मोस्ट IMP ये भी आपको तैयार रखना है। ओके, तो पहले तो फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर के लिए आपको पेंसिल यूज करना है, यहाँ पर एक क्लोज लूप दर्शाना है, उसकी बाउंड्री, एक बाउंड्री वाला एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करना है, यहां से आपको इसमें से करंट आई पास करना है, ये फिगर ऐसी ड्रॉ करना है। उसके बारे में पहले लिखना है, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव एंड अपीलिंग वे इन विच द बायो-सावर्त लॉ में बी एक्सप्रेस। ऐसा लिखा है कि बायो-सावर्त लॉ को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसको इससे भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी रीत है, वो दूसरी रीत का नियम क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड appealing way in
विच द बायो-सवाल लॉ में बी एक्सप्रेस, उसको एक बायो-सवाल लॉ की एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम उसको बायो-सवाल लॉ से भी अच्छी तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का, वो जो अल्टरनेटिव मेथड है उसका नाम एम्पियर सर्किटल लॉ है। आ गया समझ में? तो ये अपीयरिंग, ये आपका नया वर्ड है लेकिन उसको अच्छी तरह से, ज्यादा अच्छी तरह से दर्शाना, ऐसा मीनिंग है। इन फिगर में क्या है? देयर इज एन ओपन सरफेस विथ अ बाउंड्री, देयर इज एन ओपन सरफेस, यहां पर बाउंड्री वाली एक ओपन सरफेस है। द सरफेस हैज करंट पासिंग थ्रू इट, यहां से अंदर से क्या पास होता है? करंट आई पास होता है। द सरफेस हैज नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स, यहां पर नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट होके पूरी सरफेस बनती है। टेक द प्रोडक्ट ऑफ बीटी एंड डीएल, आपको बीटी और डीएल का क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। और ऐसे छोटे छोटे के जो एलिमेंट है उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो सब प्रोडक्ट का सम करना है, उसको ऐड करना है, तो वो इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो वही लिखा है, टेक द प्रोडक्ट, ये लाइन कंपलसरी लिखनी है। टेक द प्रोडक्ट ऑफ बीटी एंड डीएल, ये बीटी क्या है? उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, बी का टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, तो बीटी एंड डीएल का प्रोडक्ट लेना है, देन ऑल सच प्रोडक्ट्स आर एडेड टुगेदर, उसको कंबाइन करना है, उसको ऐड करना है। द सम देन टेंड्स टू एन इंटीग्रल, वो इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में आएगा। तो इंटीग्रेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो उसका मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है, देखो, एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट दिस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रेशन फॉर्म हुआ, हमने डॉट किया था, यहाँ पर बी टी लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू म्यू जीरो आई के बराबर होता है। यहाँ पर आई का मतलब क्या है? आई इज द टोटल करंट थ्रू द सरफेस, यहां पर आई का मतलब टोटल करंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो पहला तो बायो सवाल लो, दूसरा ये इसकी आगे वाली जो मैंने बिग बॉस बोली है, जो सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके कारण एक्स डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसके सेंटर पर, वो वाली थियरी और ये एम्पियर सर्किटल लॉ, तीनों खास तैयार रखनी है। और उसके बाद एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, उसको आप प्रॉपर्टीज की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, उसको आप उसकी टेंडेंसी, write the tendency of B, write the characteristics of B, explain the properties of B, तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर आपको वन बाय वन देखो, मैंने कितने यहाँ पर लिखी है? 6। तो 2 मार्क्स में आए तो 4 लिखना है, 3 मार्क्स में आए तो आपको 6 लिखना है। तो पहले B इज टेंजेंशियल टू द लूप, B जो लूप का टेंजेंट्स होता है उस डायरेक्शन में होता है। B इज नॉर्मल टू द लूप, B लूप से परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है। B वेनिसिस, B को हम वेनिस यानी खत्म करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, यानी उसकी इफेक्ट को नलीफाई करना, कैंसल करना। तो ये सब, ये हम उसको कैंसल कर सकते हैं, ऐसा B मिलता है। B is same in magnitude at every point on a circle of a radius r, अगर कोई r रेडियस का सर्कल है तो उसके हर एक पॉइंट पर B की वैल्यू सेम मिलती है, ऐसा लिखा गया है। B is directly proportional to the current and inversely proportional to the current element या करंट सोर्स के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है,
करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड रूल। आपको बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपको राइट हैंड रूल फाइंड करना, उसका यूज करना पड़ेगा। तो कितने टॉपिक्स है, तो पहले तो वो किस डायरेक्शन में होता है, तो टेंजेंशियल फॉर्म में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। वो किस फॉर्म में होता है, नॉर्मल फॉर्म में होता है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है लूप से। वो वेनिसिस यानी उसको हम उसकी इफेक्ट खत्म कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, होता है। यहाँ पर कोई सर्कल है आर रेडियस का, तो उसके हर एक पॉइंट पर बी की वैल्यू सेम मिलती है, ऐसा भी होता है। बी किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में और किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है, तो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, और करंट सोर्स होता है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। और बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कौन सा रूल्स यूज किया जाता है, राइट हैंड रूल यूज किया जाता है। वही मैंने आगे एक्सप्लेन किया था। करंट इस डायरेक्शन में जाता है तो थंब, राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में रहना है, और हमारी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में वुंड होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये राइट हैंड थंब रूल है। ओके, तो ये हमारा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमें एक भी थियरी ड्रॉप नहीं करनी है कहीं से भी, बाद में टेंशन क्या रखना है, पूछ लो जहां से पूछना है। ओके, तो ये आज हमने कितनी थियरी की, सब थियरी आपको प्रॉपरली तैयार करनी है। ओके, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा पेज है वो तो इंट्रोडक्शन था। पहला, दूसरा और तीसरा पेज क्या था, इंट्रोडक्शन। उसमें से थियरी से तो अच्छा ही एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। ऑस्ट्रेड का ऑब्जर्वेशन, ऐसा करके थियरी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे आती नहीं है। जनरली वो इंट्रोडक्शन एमसीक्यू के लिए है। तो पहला, दूसरा और तीसरा पेज है, पहला, दूसरा और तीसरा पेज है वो तो सब इंट्रोडक्शन है। यहां से थियरी शुरू है। पहली थियरी कौन सी थी, एक्सप्लेन लॉरेंज फोर्स। यहां पर देखो, यहां पर एक्सप्लेन लॉरेंज फोर्स, ये हमारी पहली वाली थी। दूसरी वाली थियरी कौन सी थी, तो फीचर्स ऑफ लॉरेंज फोर्स थी। तीसरी वाली थियरी कौन सी थी, तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, BIL वाली, ये तीसरी थी। अच्छा, चौथी वाली थियरी, चौथी वाली ये डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पिच, ये थी। अच्छा, पांचवी थियरी ये बायो-सवार लॉ थी। अच्छा, उसके बाद 6 नंबर की थियरी कौन सी थी, तो 6 नंबर की थियरी राइट सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस बिटवीन द कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सवार लॉ, ये 6 नंबर की थियरी थी। 7 नंबर की थियरी हमारा ये बिग बॉस वाली थियरी थी। ओके, वो 7 नंबर की थियरी थी। 8 नंबर की थियरी ये एम्पियर सर्किटल लॉ थी। ओके, तो ये कौन सी 8 नंबर की हुई ना। अच्छा, और 9 नंबर की थियरी हमारी कौन सी हुई, तो ये एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ बी। तो आज हमने टोटल 9 थियरीज और इंट्रोडक्शन टोटल 10 पॉइंट किए। ओके, 10 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट आधा चैप्टर हो गया। ओके, तो दूसरे लेक्चर में मैं दूसरा आधा चैप्टर की थियरी में ले लूंगा। ओके, तो आपको 2 लेक्चर में ही ये सब थियरी खत्म हो जाएगी। आपको ये अच्छी तरह से कंप्लीट तैयार कर देनी है। मैंने आगे भी बोला है कि ये जो मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वो प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। और दूसरा क्या करना है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी उनको भी ये जो वीडियो है हमारा भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, अच्छा, तो हम नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।